दोस्तों नमस्कार। रामबाण क्लासेज के डिजिटल मंच पे आपका स्वागत है और मेरा नाम है बलराम योगी। पहले तो आप सभी लोगों को मेरी तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ में ही आज अपन चर्चा करेंगे अजमेर सांबर के चौहानों के बारे में। तो पिछली 2 क्लासें अपन इस अजमेर चौहान राजवंश पे ले चुके हैं, जिसमें पहली क्लास में मैंने आपको उत्पत्ति से संबंधित कुछ मतों के बारे में बताया था। तो कौन से विद्वानों के अनुसार इन चौहानों को किससे उत्पन्न माना गया है। जैसे बात करें अग्निकुंड से उत्पन्न ऐसा कौन से विद्वानों ने माना, तो मैंने आपको 3 नाम बताए थे, चंद्रप्रदाय, गुणोत्तैन और कवि सूर्यमल मिश्रण। उसके अलावा सूर्यवंशी किसने बताया, तो आप जी.एच. ओझा, अमीर महाकाव्य, उसके अलावा आप बता सकते हो अमीर रासू। और मैंने आपको ये भी बताया था कि कर्नल जेम्स टोड, कुक तथा स्मिथ के अनुसार ये विदेशी है। उसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया था कि बिजोलिया भीलवाड़ा शिलालेख में इनको वत्स पुत्र ब्राह्मण यानी वत्स ऋषि के वंशज माना गया है। उसके अलावा मैंने आपको बताया था वासुदेव चौहान के बारे में, विग्रहराज सेकंड के बारे में। उसके अलावा अजयराज चौहान के बारे में मैं आपको पिछली क्लास में बता चुका हूँ। और उसी क्रम में आज अपन बात करेंगे आगे की। और अगले जो अजमेर के भावी शासक थे उनका नाम था अर्णोराज चौहान, या इसी को अपन आनाजी भी कहते हैं। अगले जो शासक थे उनका नाम था अर्णोराज चौहान, और अर्णोराज चौहान को आनाजी चौहान के नाम से भी जाना जाता है। तो इनके द्वारा क्या किया गया, 1137 ईस्वी में अजमेर में आना सागर झील तथा पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया गया। क्या बताया है मैंने आपको, 1137 में अर्णोराज या आनाजी चौहान के द्वारा अजमेर में आना सागर झील तथा पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया गया। पहली बात, अर्णोराज के एक पुत्र थे, और पुत्र के नाम की बात करें तो उसका नाम था जगदेव चौहान। क्या नाम था, जगदेव चौहान। अर्णोराज के जो पुत्र थे उनका नाम क्या था, तो उनका नाम था जगदेव चौहान। तो ये जगदेव चौहान करता क्या है, अर्णोराज की हत्या। अर्णोराज की हत्या कौन करता है, इसी का पुत्र जगदेव चौहान। इसी कारण चौहानों का प्रथम पितृहंता शासक था। कहने का मतलब, इस जगदेव चौहान के द्वारा अपने ही पिता अर्णोराज यानी आनाजी चौहान का मामला हमेशा के लिए सेट कर दिया जाता है। कहने का मतलब, अपने ही पिता की हत्या कर दी जाती है, और अपने ही पिता की हत्या करने के कारण इसको क्या बोला जा सकता है, एक पितृहंता शासक बोला जा सकता है। तो सांबर के चौहानों का पहला जो पितृहंता शासक था उसका नाम क्या था, जगदेव चौहान। उसके अलावा मैंने आपको अजमेर में एक झील भी बताई है। क्या, कौन सी झील, आना सागर झील। तो अपन अब आना सागर झील के बारे में बात करते हैं। क्या है इस आना सागर झील का
मामला। तो ये बना दी मैंने आपके सामने आना सागर झील। कौन सी झील? आना सागर झील। अब अपन मुगल वंश के दो शासकों की यहाँ पे बात करेंगे। आपको पता होगा मुगल वंश का संस्थापक कौन था? जहीरुद्दीन बाबर। और इस्टेब्लिश कब किया? तो 1526 में इसको मुगल वंश को इस्टेब्लिश किया गया था बाबर के द्वारा। और बाबर कहाँ का शासक था? फरगना का शासक। तो अपन मुगल वंश के दो शासकों की बात करेंगे। पहले शासक कौन थे? जहांगीर। और ये मुगल वंश बाबर से स्टार्ट होता है 1526 में। और कहने का मतलब अंतिम, अगर कहने का मतलब अंतिम शक्तिशाली सम्राट की बात करें तो औरंगजेब थे, जिनकी मृत्यु 1707 में हो जाती है। लेकिन अभी अपन को दो बातें याद रखनी है। एक मुगल वंश के शासक का नाम बताया मैंने आपको जहांगीर, और दूसरे शासक का नाम बताया मैंने आपको शाहजहां। तो होता क्या है, एक बार ये जो जहांगीर है ये भ्रमण करने के लिए आता है। कहाँ पे? इस आना सागर झील के पास में। क्या लेने के लिए आता है? ये भ्रमण करने के लिए। कहने का मतलब घूमने के लिए जहांगीर दिल्ली से कहाँ पे आता है? अजमेर वाले रीजन में। और ये आना सागर झील के पास में आता है। तो यहाँ पे देखो सब, यहाँ पे सुभाष उद्यान, या अपन बात करें दौलत बाग, इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? जहांगीर के द्वारा। कहने का मतलब ये है मेरा, जब जहांगीर यहाँ भ्रमण के लिए आता है तो इस आना सागर झील के किनारे इस जहांगीर के द्वारा सुभाष उद्यान या फिर दौलत बाग का निर्माण करवाया जाता है। उसके अलावा दूसरी बात, जब शाहजहां भी आना सागर झील के पास में भ्रमण करने के लिए आता है, कौन आया आपकी बार आया शाहजहां, जो पुत्र किसका था? जहांगीर का। तो इस शाहजहां ने भी क्या किया? यहाँ पे संगमरमर की बारादरी का निर्माण करवाया। तो मैंने अभी तक आपको क्या बताया? जहांगीर जब यहाँ आना सागर झील के पास में घूमने के लिए आया तो इसमें सुभाष उद्यान या दौलत बाग का निर्माण करवाया। फिर जब शाहजहां घूमने के लिए आया तो शाहजहां के द्वारा संगमरमर की बारादरी का निर्माण यहाँ पे करवाया गया। मतलब इस शाहजहां के द्वारा यहाँ पे ये निर्माण कार्य करवाए गए। उसके अलावा बात करें अपन इस अर्णोराज आनाजी चौहान के युद्ध की, तो इधर अपन बात करते हैं, यहाँ से कर लेते हैं बात। यहाँ पे जैसे अजमेर के शासक तो कौन थे? तो आप बताओगे सर, अजमेर के शासक आपने बता रखे हैं अर्णोराज। और बात करें समकालीन गुजरात के शासक की, तो गुजरात के जो शासक थे उन गुजरात के शासक का नाम था कुमारपाल। एक तरफ अजमेर के शासक अर्णोराज और दूसरी तरफ गुजरात के शासक कुमारपाल, और इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ। और युद्ध हुआ कहाँ पे? सिरोही में। और इस युद्ध में अर्णोराज आनाजी को क्या देखना पड़ा? कहने का मतलब हार का सामना करना पड़ा इसमें। और इसमें जीत किसकी हुई? गुजरात के कुमारपाल को इसमें जीत हासिल हुई। यह युद्ध था, तो इस युद्ध को भी आप ध्यान रखना। तो अब अपन एक बार फिर बात करते हैं अर्णोराज या आनाजी चौहान के बारे में। अर्णोराज या आनाजी चौहान 1137 में अजमेर में आना सागर झील और पुष्कर में वरा मंदिर का निर्माण इसी अर्णोराज या आनाजी चौहान के द्वारा करवाया गया था। फिर मैंने आपको बताया अर्णोराज चौहान के एक पुत्र थे और पुत्र का नाम था जगदेव चौहान। इस जगदेव चौहान के द्वारा अपने ही पिता
अर्णोराज यानी आनाजी की हत्या कर दी जाती है। इसी कारण चौहानों के इतिहास का पहला पितृहत्या शासक कौन था? ये जगदेव चौहान। ये एक बार पूछा भी जा चुका है। चौहान वंश का पितृहत्या शासक कौन था? तो उसमें आपका आंसर था जगदेव चौहान। उसके अलावा बात करें तो फिर मैंने आपको बताया आना सागर झील के पास जब भ्रमण करने के लिए जहांगीर आता है तो इस जहांगीर के द्वारा यहाँ पे सुभाष उद्यान या दौलत बाग, सुभाष उद्यान या फिर दौलत बाग का निर्माण करवाया जाता है। उसके अलावा दूसरी बार जब शाहजहां यहाँ पे घूमने के लिए आता है तो शाहजहां के द्वारा यहाँ पे संगमरमर की बारादरी का निर्माण करवाया जाता है। फिर मैंने आपको ये बताया कि गुजरात के शासक थे कुमारपाल और अजमेर के शासक थे अर्णोराज यानी आनाजी चौहान। इन दोनों के बीच में सिरोही जिले में मतलब आबू के निकट सिरोही में एक युद्ध हुआ और इस युद्ध में कुमारपाल विजयी रहे और अर्णोराज आनाजी चौहान को हार का सामना करना पड़ा। तो ये थे अर्णोराज यानी आनाजी चौहान। इसके पश्चात अब अपन पढ़ेंगे विग्रहराज चतुर्थ मतलब बिसलदेव के बारे में। आप इसको नोट आउट कर सकते हो। अब अगले जो अजमेर के शासक हैं उनका नाम है विग्रहराज चतुर्थ। अगले शासक कौन है अजमेर के? उनका नाम है विग्रहराज चतुर्थ। तो आपको ध्यान क्या रखना है इस अजमेर सांबर के चौहान राजवंश के बारे में? एक तो आपको ये पता होना चाहिए चौहान वंश को इस्टेब्लिश किसने किया था और कब किया था। तो आप इसमें याद रखोगे सन 551 में वासुदेव चौहान के द्वारा सांबर में इस चौहान राजवंश को इस्टेब्लिश किया गया था। उसके अलावा चौहान राजवंश में कहने का मतलब चौहान वंश में ये जो चौहान वंश है अजमेर का, इसमें पितृहंता शासक कौन था उसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अजमेर का जो दुर्ग है जिसे अपन गठबीटली दुर्ग भी कहते हैं या अपन अजमेर दुर्ग कहते हैं, इस दुर्ग का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो आपको ध्यान रखना है अजयराज चौहान के द्वारा। तो ऐसे आपको कुछ मुख्य बातें हैं वो याद रखनी है ताकि एग्जाम में या फिर प्रतियोगी परीक्षाओं में अपने जो प्रश्न है वो गलत होने की संभावना बहुत कम रहे। उसके अलावा मैंने आपको रणथंभौर के चौहानों के बारे में भी पहले बताया है। तो आप अच्छे से नोट्स बनाओ और इनको याद करते चलो। तो अगले जो अजमेर सांबर के जो अगले पराक्रमी सम्राट है उनका नाम है विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज विग्रहराज चतुर्थ। अजमेर सांबर के जो अगले चौहान है उनका नाम है विग्रहराज चतुर्थ। तो इनको बिसलदेव के नाम से भी इनको बिसलदेव के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है इनको? बिसलदेव के नाम से भी जाना जाता है। किसको? विग्रहराज चतुर्थ को। उसके अलावा विद्वानों का आश्रयदाता था। इसी कारण कवि बांधव या कटी बांधव के नाम से जाना जाता है।
क्या बताया मैंने आपको, इनको बिसल देव के नाम से भी जाना जाता है। उसके अलावा विद्वानों का ये आश्रयदाता था, इसी कारण कवि बांधव या कटि बांधव के नाम से भी इस विग्रहराज चतुर्थ को जाना जाता है। इसने अपने साम्राज्य का दिल्ली तक विस्तार किया। अपने साम्राज्य का दिल्ली तक विस्तार किया, इसी कारण इसका शासनकाल चौहान साम्राज्य का स्वर्णयुग कहलाता है। कहने का मतलब इसने अपने साम्राज्य का विस्तार दिल्ली तक किया था, तो इसी कारण जो चौहानों का स्वर्णकाल है वो किसका शासनकाल बोला जाता है? तो आप बताओगे सर विग्रहराज चतुर्थ का शासनकाल चौहानों का स्वर्ण युग कहलाता है। आगे की बात करें, इसके द्वारा हरिकेली नाटक संस्कृत भाषा में ये एक बार पूछा जा चुका है, लिखा गया कि ये जो हरिकेली नाटक है ये विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा कौन सी भाषा में लिखा गया था? तो आप बताओगे सर संस्कृत भाषा में यह नाटक लिखा गया था। इसके आगे बात करें अपन तो दिल्ली शिवालिक स्तंभ लेख दिल्ली शिवालिक स्तंभ लेख का निर्माण भी इसी के समय हुआ। मतलब दिल्ली शिवालिक स्तंभ लेख का निर्माण भी इसी विग्रहराज चतुर्थ के समय में हुआ था। उसके अलावा बात करें इसके द्वारा अजमेर में सरस्वती कंठाभरण नामक संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया जिसे आगे चलकर गुलाम वंश के कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन के झोंपड़े के रूप में परिवर्तित करवाया। तो मैंने क्या बताया है
इस विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा अजमेर में सरस्वती कंठाभरण नामक संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया गया, जिसे आगे चलकर गुलाम वंश का जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, जिसने दिल्ली सल्तनत को इस्टेब्लिश किया था 1206 में, इसके द्वारा मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा 2.5 दिन के झोंपड़े के रूप में परिवर्तित करवाया। उसके अलावा इसको 2.5 दिन का झोंपड़ा क्यों कहते हैं? 2.5 दिन का झोंपड़ा क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे पंजाब शाह का पंजाब शाह का उर्स या मेला लगता है, इसी कारण इसको 2.5 दिन का झोंपड़ा बोला जाता है। उसके अलावा बात करें इसके दरबारी विद्वानों की, दरबारी विद्वान, तो दरबारी विद्वानों में आप बताओगे नरपति नालह, उसके अलावा आप बताओगे सोमदेव, नरपति नालह के द्वारा बिसलदेव रासो और सोमदेव के द्वारा ललित विग्रह, ये ग्रंथ लिखे गए। क्या बता रहा हूं मैं आपको? मैंने विग्रहराज चतुर्थ के दरबारी विद्वान बताए नरपति नालह, इस नरपति नालह के द्वारा बिसलदेव रासो और सोमदेव के द्वारा ललित विग्रह, ये ग्रंथ लिखे गए। उसके अलावा एक विशेष बात है, वो भी लिखवा देता हूं मैं। किलहोर्न, ये कौन था? किलहोर्न एक विद्वान था, अंग्रेज विद्वान था। किलहोर्न ने लिखा है कि यह उन हिंदू शासकों में से था जो कालिदास व भवभूति से होड़ का मतलब प्रतिस्पर्धा कर सकता था। तो ये थे विग्रहराज चतुर्थ। एक अंग्रेज इतिहासकार थे किलहोर्न ने बताया है कि यह उन हिंदू शासकों में से एक था जो कालिदास और भवभूति से भी होड़ कर सकता था। तो ये थे विग्रहराज चतुर्थ। एक बार फिर अपन बात करते हैं इसके बारे में। तो इनको बिसलदेव के नाम से भी इतिहास में जाना जाता है, किसको? विग्रहराज चतुर्थ को। उसके अलावा विद्वानों का यह आश्रयदाता था, इसी कारण इसको कवि बांधव या कटी बांधव के नाम से भी इतिहास में जाना जाता है। और इस विग्रहराज चतुर्थ ने अपने साम्राज्य का दिल्ली तक विस्तार किया था, इसी कारण चौहान साम्राज्य का स्वर्ण काल किसका शासनकाल कहलाता है? तो आप बताओगे विग्रहराज चतुर्थ का शासनकाल। इसके द्वारा हरिकेली नाटक कौन सी भाषा में लिखा गया? तो संस्कृत भाषा में लिखा गया था। और दिल्ली शिवालिक स्तंभ लेख का निर्माण भी इसी विग्रहराज चतुर्थ के समय में हुआ था। और इसके द्वारा विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा अजमेर में सरस्वती कंठाभरण नामक संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया गया, जिसे आगे चलकर गुलाम वंश के कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन के झोंपड़े के रूप में परिवर्तित करवाया था। अब इसको 2.5 दिन का झोंपड़ा क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे 2.5 दिन का पंजाब शाह का उर्स या मेला लगता है, इसी कारण इसको 2.5 दिन का झोंपड़ा बोला जाता है। और फिर मैंने आपको बताया है कि ये किलहोर्न एक विद्वान है, अंग्रेज विद्वान है। इन अंग्रेज विद्वान का ये मानना है कि यह उन हिंदू शासकों में से एक था जो कालिदास और भवभूति से भी होड़ कर सकता था। इसके अलावा इनके दरबारी विद्वानों की बात करें तो दरबारी विद्वानों में आप बिसलदेव रासो के रचयिता नरपति नालह और ललित विग्रह के रचयिता सोमदेव बता सकते हो। और इसने अपने साम्राज्य को
दिल्ली तक फैलाया था, दिल्ली तक फैलाया। कहने का मतलब चौहान साम्राज्य का सबसे ज्यादा विकास इस विग्रहराज चतुर्थ के शासनकाल में हुआ था। तो आज अपन ने अर्णोराज या आनाजी चौहान और विग्रहराज चतुर्थ के बारे में कुछ पढ़ा है। इसके बाद में अपनी जो अगली क्लास होगी वो पृथ्वीराज चौहान तृतीय, पृथ्वीराज चौहान थर्ड, कहने का मतलब पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बारे में अपन अगली क्लास लेंगे, जिसमें अपन करनौल हरियाणा में जो युद्ध हुआ था तराइन का, उस युद्ध के कहने का मतलब उन दोनों युद्धों की अपन बात करेंगे, लेकिन वो बात करेंगे अपन अगली क्लास में। आज की क्लास और अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।